एक्चुअली में क्या होगा, मोटा मोटा सा बता देता हूँ चुनाव। आज बीजेपी की कोई इज्जत बचाएगा इस चुनाव में तो वो सिर्फ अहिरवाल, गुड़गांव और फरीदाबाद, इनमें से भी बहुत सारी सीटें इनकी जाने वाली, खिसकने वाली। तो जरूरी नहीं है आरती जीते। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि राव साहब टिकट सबको दिला लेंगे, अपनी बेटी को हरा दे। हालांकि चांसेस कम है इस बात के, पर एक क्षेत्रीय आदमी अगर मेहनत कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। तो अहिरवाल से भी कांग्रेस सीटें निकालेगी धीरे धीरे। राजा साहब का असर तो कम हो हर जगह। आप बहादुरगढ़ से लग जाओ और डबवाड़ी तक पहुंच जाओ, इस रोड पे जितनी टिकटें हैं, सीटें हैं, उनमें से कोई 2-4 सीटों का तो कह नहीं सकते, बाकी सारी कांग्रेस जीतने वाली है। आप इधर से लग जाओ और अंबाला चंडीगढ़ पहुंच जाओ, 5-7 सीटों की कह नहीं सकता, बाकी सारी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। ले दे के पॉकेट बचेगी अहिरवाल जिसकी 11 सीटें हैं, उनमें भी कई सीटों पे मुकाबले हैं। तो बीजेपी की हालत है करमपाल भाई ग्राउंड पे बहुत कमजोर। भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं कि दीपेंद्र मुख्यमंत्री बने। अच्छा, और ये सच है, हरियाणा में सीएम फेस के 2 ही चेहरे हैं आज के दिन कांग्रेस में। पहले नंबर पे दीपेंद्र हुड्डा और दूसरे पे कुमारी सैलजा, यही 2 चेहरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम पद की रेस में नहीं है। अच्छा, वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप चुके हैं। जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में डिस्क्रेडिट पार्टी है। दुष्यंत चौटाला हो, उनके भाई दिग्विजय चौटाला हो या कोई और हो, अगर हरियाणा में वो किसी भी 2 सीट पे जमानत बचा जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 2 सीट पे जमानत बचा जाते हैं, हाँ, यानी खाता नहीं खुलने जा रहा है। ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं। हरियाणा की राजनीति का सबसे रोचक एपिसोड आज देखने जा रहे हो। पूरी हरियाणा की राजनीति को समझ जाओगे, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, इनेलो को, जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को भी, अभय चौटाला को भी, वीरेंद्र सिंह की उचाना सीट पर क्या होगा, तो शाम में अनिरुद्ध और श्रुति चौधरी की सीट पर क्या होगा, अनिल विज पर बात करेंगे, आम आदमी पार्टी पर बात करेंगे, खट्टर के 9.5 साल पर बात करेंगे, 100 करोड़ में टिकट बिकी हरियाणा की, एक आरोप लगाया बीजेपी के नेता ने, उस पर भी बात होगी। और भाजपा के एक नेता ने अपनी टिकट ही लौटा दी कि जन भावनाओं के खिलाफ माहौल है, जन भावनाएं के खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसा रोचक वीडियो आप आखिर तक वीडियो पर बने रहना, देखना, अपने कमेंट्स करना। मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं हरियाणा के सीनियर पत्रकार भाई धर्मेंद्र कुमारी, और इनसे बात करेंगे। मज़ेदार वीडियो, आपको फुल एंजॉय करना, आखिर तक सुनना, कमेंट्स करना। जी धर्मेंद्र भाई, राम राम। नमस्कार करमपाल भाई, दर्शकों को भी बहुत नमस्कार जी। और 5 तारीख को मैं सबसे अपील करूंगा कि अपना वोट जरूर देने जाएं जी, और सही सबसे अच्छे आदमी को अपना वोट दें जी। क्योंकि जब तक हम अच्छे आदमी को वोट नहीं देंगे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए। बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति पर कुछ बात करते हैं जी। कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चाएं पूरे हरियाणा के लोग करते हैं, और रोहतक अभी शायद 10 साल बाद फिर सत्ता का केंद्र बनेगा। बीजेपी के दबंग नेता कहीं मैं मनीष ग्रोवर, उनकी चर्चा होना बड़ी लाजमी है। मनीष ग्रोवर को टिकट मिलते हैं ना, है। ढोल पता किसके घर पे बजे? है। बीवी बत्रा के अच्छा, उस आदमी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं मनीष ग्रोवर की टिकट ना कट जाए। ओके। क्योंकि अगर आदित्य बत्रा को टिकट मिल जाती तो, या मनमोहन गोयल को टिकट मिल जाती तो उल्टा काम होता है इस बार। अच्छा। हाँ। तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को आज है तो रोहतक के जो विधायक हैं कांग्रेस के, बीवी बत्रा जी को है। वो बहुत खुश हैं। यानी पिछला चुनाव का परिणाम दोहराने जा रहा है। पता कुछ नहीं भाई रोहतक का है। जिस टाइम मनीष ग्रोवर जी आ रहे, एक आदमी भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि रोहतक में क्या होने जा रहा है। रोहतक वैसे ही पॉलिटिकल राजधानी नहीं कहा जाता। यहाँ क्या चल रहा है जमीन पे, उसकी लोग भनक भी नहीं लगने देते। जींद वाले तो जैसे बोलने वाले लोग हैं, वहाँ किसी को उंगली लगा दो वही बता देगा। यहाँ नहीं बताते लोग रोहतक में। तो ढोल बजे ही बीवी बत्रा घर पे बज रहे हूँ, मुकाबला क्या रहेगा ये आपको 8 को ही पता चलेगा। दादा राम कुमार गुप्ता ने स्पीडो पहुंचते ही पहले भाषण में कह दिया, भाई जो मेरे को टिकट नहीं देगा उसका बीज नहीं जम, और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम दे तो मेरे को बता दियो। दादा गौतम पे भी एक चुटकुला है। सुना। एक बाबा था, उस बाबा के लग रहे थे दस्त। तो बाबा के गुरु ने बता रखा था भाई जब कभी दस्त लगे क्या तो थोड़ी अफीम चाख लेना, नहीं तो चावल मूंग की खिचड़ी खा लेना।
तो ना जोड़ा मात हमारा नहीं मिली। एक घर में चला गया, पहले कच्चे घर होते थे, तो बोला माई दस्त लग रहे हैं, खिचड़ी बना देगी। बोले हाँ बाबा बैठो, बना लूँगा। वो खिचड़ी पहले हरे बना रही थी, टाइम तो लगेगा, खिचड़ी तो बाबा उड़ा बैठ गया और उनके घर का नहीं देखने लग गया। तो पहले है ना कच्चे ओटड़े होते थे, कोई दीवारें कैसे भी निकाले। तो जो गेट था ना वो एक तो बीड़ा था, बहुत बीड़ा, एक के आदमी मतलब उसमें। पापा देखा, पापा सोचे कि यार इनका कोई मर गया तो अर्थी कुकर काटेंगे। दिमाग में पता नहीं कैसा विचार आ जाए। सोचता रहा, वो खिचड़ी बन के आई तो वो उसमें ले रही थी अपने डेगची में खिचड़ी। नोला बाबा खिचड़ी कड़े गाल लूँ, नोला खिचड़ी तो गाल दी बेटी, यो तारा कोई मर गया तो इस अर्थी कुकर काट दोगे। वो जिसकी खिचड़ी खावा उसने उल्टा बोला है। तो वो इतनी छोम थी, उसने बाबा की खिचड़ी जोड़ी में गाल दी। अब गरम खिचड़ी यार कर्म पर वो जोड़ी में ले रहा, पानी टपका नीचे। तो तेरे पर गाँव था, बोला नमो नारायण बाबा जी, यो जोड़ी में तो क्या टपका है। नोला भाई वो मेरी जुबान का रस टपका है। तो नारनून तो रामकुमार गौतम पहुंच गया उचाना थोड़े सफेदों, अरे सफेदों में उसकी जुबान का रस टपकने लग रहा है। नतीजा 8 तारीख ने मिलेगा। 8 तारीख में लोग दादा की घी बांध देंगे। बहुत बढ़िया। बीजेपी ने ना ऐसे कैंडिडेट इस उतारे। कैंडिडेट ये बताते हैं कि बीजेपी की हालत प्रदेश में एक तो होती है खराब, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी बिरांद माटी हो रही है। हाँ। तो मतलब इन 10 साल राज करने के बाद किसी एक पार्टी को 90 कैंडिडेट भी ना मिले, तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे चौंका रहा है, क्योंकि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के लिए जो ये कहती है पन्ना प्रमुख तक हमारा मजबूत संगठन है, तो वो उस हालत बहुत खराब है उस पार्टी के। लेकिन हार जीत का थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं जब तक मैं खुद ना घूम लूंगा ना हरियाणा में एक बार, तो मैं इस उसमें नहीं निकल पाऊंगा। जब लोकसभा में 5-5 कही थी ना, यकीन नहीं हुआ था किसी को। बिल्कुल। तो जब एक्यूरेट फिगर देंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, जनता को भी। कुछ मेरे पास मैंने कुछ लिखे हैं। बीजेपी ने मतलब ऐसे टिकटें दी हैं जिनको उस हल्के के लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा, या उस नेता ने कभी उस हल्के में किसी गांव में गया नहीं होगा। मैं दिखाता हूं आपको। इलाहाबाद से मीनू बेनीवाल की टिकट काटकर अमित चंद मेहता को दी। नरवाणा से कृष्ण बेदी की दे दी 2014। नरवाणा से कृष्ण बेदी की जड़ें हैं, ठीक है, उनको आप डमी कैंडिडेट 3 पीढ़ी पहले थे, 3 पीढ़ी अब तो साथ में रहते हैं। सीटें हैं। हाँ। जैसे प्रदीप नारवाल है, कांग्रेस टिकट देगी उनको भवानीखेड़ा से, उनका भवानीखेड़ा से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं उन पे चलता है ये कि कोई कैंडिडेट वहाँ लोकल भी तो हो सकता है, आरक्षित है, लोकल हो सकता है। लोकल तो फिर भवानीखेड़ा में भी है। बिल्कुल। ये काम सारी पार्टियां करती हैं। उन्होंने वहाँ सर्वे करवाए होंगे, उसके हिसाब से टिकट दी। ठीक है। सफेदों में रामकुमार गौतम को उतार दिया जो नारनौल से थे। आपके जुलाना में कैप्टन योगेश बैरागी को उतार दिया। आपके बरवाड़ा में रणबीर गंगवा को उतार दिया। लाडवा में जो पहले एमएलए रहे थे, पिछला चुनाव आ रहे थे आपके पवन सैनी, उनको उठा के नारायणगढ़ भेज दिया। ये एक्सपेरिमेंट जो बीजेपी ने किए हैं, क्या लगता है कि इन हल्कों के लोकल के लोग नहीं थे उनके पास? देखो, इनमें से ऐसा नहीं है कि बीजेपी सारी सीट लूज कर रही है जो आपने नाम लिया है। इनमें कई सीटें बीजेपी जीत रही। मुझे नहीं लग रहा इनमें से कृष्ण बेदी, रामकुमार गौतम, योगेश बैरागी, हमारे लगने से है ना चुनाव नहीं परिणाम। आजकल के जो चुनाव देखो, बीजेपी ने जो खेती करी है 10 साल, वो खेती करी है कास्ट पॉलिटिक्स की। तो वो एक अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग नहीं है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फलाने दिगड़ा है, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास माँ है। तो बीजेपी के पास अपनी कास्ट पॉलिटिक्स की खेती है। तो ये जो सीट्स में आप देख रहे हैं, जैसे बरवाड़ा है, लेकिन रणबीर गंगवा कमजोर कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे। नलवा से बरवाड़ा ले आए उनको। हाँ, बस उनकी जाति की बिरादरी के वोट वहाँ पर है। नलवा तो मतलब हो सकता है, पता नहीं मुझे क्या रहता, लेकिन बरवाड़ा में वो कमजोर कैंडिडेट नहीं है। और आप ये देखना कि ये जो बेदी हैं, ये भी धीरे धीरे आप वहाँ पे पकड़ बनाएंगे। तो ये 2 कैंडिडेट, बाकी तो ये तो बहुत थोड़े लिखे हैं आपने। अच्छा, ठीक है। और जैसे नारायणगढ़ ये नायब सैनी 2014, अगर पवन सैनी को नारायणगढ़ से टिकट नहीं देते तो लाडवा से नायब सैनी जी जीत नहीं पाते चुनाव, क्योंकि काम कर नहीं रखा। पहुंच गए मुंह उठा के लाडवा,
हारते ये करनाल से भी, तो लाडवा से चुनाव जीतने की जो संभावना है उनकी ज्यादा है। लेकिन वो तभी हैं, पूरा चुनाव अगर बायपोलर हो गया, शेर सिंह बड़सामी को अगर जाट समाज ने ये तय कर लिया कि हम सिर्फ मेवा सिंह को वोट देंगे, और चुनाव सैनी समाज ने यह तय कर लिया कि हम नायब सैनी को देंगे, तो आप ये देखना ये इतिहास बनने जा रहा है हरियाणा में चुनाव का। दो बड़े धमाके, 100 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप, भूमाफिया को लाइव आकर देवेंद्र का देने का, ये दूसरा बड़ा धमाका है वैसे। हाँ, एक पहले वीरेंद्र सिंह ने भी कहा था, सिंह जी ने कहा था कि राज्यसभा की जो टिकट है वो 100 करोड़ में मिलती है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा हैरानी वाला तथ्य है, देवेंद्र का ध्यान ने रखा है कि 100 करोड़ रुपए में विधानसभा की टिकट भी मिलती है। तो ये एक बहुत ही रोचक हरियाणा की राजनीति में एक मोड़ देवेंद्र का ध्यान लेके आए। बिल्कुल नहीं, इसमें वैसे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वहाँ जो जमीनें है ना, उन्होंने ये कहा भूमाफिया को, और वहाँ जो जमीनें हैं करोड़ों अरबों की हैं भाई, तो 100 करोड़ रुपए देना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। होती नहीं, पर हम जो साधारण लोग हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, आम आदमी के लिए, बेचारे के लिए, हाँ, उसके लिए तो है, अपने लिए तो 100 करोड़ एक फिगर है, लेकिन जिसने टिकट ली उनके लिए तो नहीं होगा। कई वजह से कहते हैं कि दुष्यंत ने वही कोई कह दे कि 5,000 करोड़ कमा लिए, तो लोग बोल देते हैं ऐसे। बिल्कुल। तो अपने लिए तो फिगर वो एक बड़ा है ना। आज बहुत सारे लोगों के पास तो बेचारे 5,000 रुपए कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो कितना दम लगता है इनकी बातों में। और वीरेंद्र सिंह ने तो बड़ा खुलकर कहा था उसमें 100 करोड़ में राज्यसभा की टिकट खरीद लो। देखो, ना तो वीरेंद्र सिंह जी की बात प्रूव कभी हो पाई, ना देवेंद्र का ध्यान की कभी प्रूव हो पाएगी। ये स्त्रुरियां छोड़ी जाती हैं चुनाव में, और फिर वो इतिहास बन जाती हैं। इतिहास बन जाते हैं। आप ये देखिए, ये चुनाव है हरियाणा में गजब का। देवेंद्र का ध्यान 100 करोड़, पता नहीं किसी ने खर्चे या नहीं खर्चे, लेकिन देवेंद्र का ध्यान इतने करोड़ का तो आदमी होगा बिल्कुल आराम से। वो बेचारा एक बीजेपी की टिकट नहीं ले पाया। यस, ठीक है, तो ये टिकट पैसे से भी नहीं मिली। और मीनू बेनीवाल नहीं ले पाया। हाँ, मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। मीनू बेनीवाल जो जननायक जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, और अब जीरो हो गई उनके छोड़ने के बाद, मीनू बेनीवाल को तमाम प्रयासों के बाद उनको भी टिकट नहीं मिली। तो टिकट मिलती कैसे हैं, ये तो एक रहस्य बना हुआ है। वो रास्ता नहीं मिल पाता लोगों को। पहली बार एक बार रास्ता दिख जाए। इस चुनाव में, जो हरियाणा में चुनाव है, इसमें 100 करोड़ तक की घोषित संपत्ति वाला भी कोई आदमी चुनाव लड़ेगा। लोकसभा में तो नवीन जिंदल ने लड़ाई था, बिल्कुल, की शायद ज्यादा होगी इससे। और इस चुनाव में ऐसे लोग भी चुनाव लड़ेंगे जिनके खाते में 2-4 लाख रुपये होंगे। बिल्कुल। तो हरियाणा का चुनाव है रंग बिरंगा, निराला चुनाव है। ठीक है, वहाँ से पहली बात कर ली हमने 100 करोड़ की। कंवलजीत सिंह अजराना ने पेहुआ की टिकट ये कहकर लुटा दी कि जन भावनाएं यहाँ बीजेपी के खिलाफ हैं, ऐसा बोला उन्होंने। और ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। वैसे कहानी कुछ ऐसी थी कि वो उनके कुछ वीडियो फोटो वायरल हुए थे हाँ, कोई पाकिस्तान की आर्मी साथ, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, देखो वो सच बोल रहे हैं। ये वास्तव में मतलब हरियाणा में जो माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ है। और पेहुआ चूंकि संदीप सिंह ने डुबो दिया, बिल्कुल, अगर पेहुआ से संदीप सिंह को दोबारा टिकट दे देते तो वो आदमी 2000 वोट भी नहीं हासिल कर सकता। उसकी तो मिलनी नहीं थी, ऐसी खराब हालत थी। कंवलजीत को मिली थी, लेकिन दिख गया होगा अगले को हार है, पहले पीछे छुड़ा लिया उससे। अब वो कोई नए कैंडिडेट वहाँ पे आए हैं। तो ये जो एक हालात बताए हैं कंवलजीत ने टिकट वापस करके, सबको पता है। अब मेरे पिताजी, आप बहुत जोड़ भाग की जरूरत नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कोई राजनीति को समझना। लोगों ने बना दिया है इसको, सर्वे के नाम पे जो ठग घूमते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। राजनीति बहुत सिंपल है। आप कहीं भी चले जाइए, आप किराना स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ 10-20 आदमी आपको मिलेंगे साइड में, कोई प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे। कुछ नहीं करना आपको, 10 आदमियों से पूछना जी आप किसको वोट दोगे, आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे, आप कौन सी पार्टी को। 10 आदमियों में जो रेशो निकलेगा आप अपना विश्लेषण कर लेना, वही हरियाणा का भी रहने वाला है। लेकिन एक बार लाडवा चलेंगे आप चुनाव में ना, तो एक्यूरेट पता लग जाएगा, देखेंगे। और पवन सैनी इतना मजबूत नहीं है, वो तो पिछला चुनाव लाडवा से खुद आ रहे हैं। पवन सैनी, कई बार क्या होता है कि गांव में तो बेरा होगी यो किसा है, लेकिन दूसरा नून बेरा होता है, दूसरा नहीं बेरा। बिल्कुल। और बीजेपी ने मतलब ऐसे जो उसके पास मजबूत नेता थे उनके टिकटें काट दी, जैसे ये भी समझ से परे है। सफेदों में वहाँ के लोकल कैंडिडेट थे, वहाँ के पूर्व के जिला प्रधान राजू मोर हैं, जसवीर देसवाल पूर्व के विधायक हैं, बच्चन सिंह आर्य हैं। हाँ,
20 सीटें ऐसी हैं करमपाल जी जहां बीजेपी ने अपने मजबूत लोगों की टिकटें जानबूझ के काटी हैं। क्या रणनीति इसके पीछे की? रणनीति ये है कि 20 सीटों पे चुनाव त्रिकोणीय बनाया जाए। तो जो बीजेपी से निकल के चुनाव लड़ रहा है और वो मान लो निर्दलीय जीत रहा है, वो तो है ही बीजेपी का। तो बीजेपी सीधे रास्ते से सत्ता में नहीं आ सकती। ये बीजेपी के दिमाग में फिट हो चुकी है कि हम ये चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए थोड़ी रणनीति दूसरे तरीके से बनाई है। जैसे इलाहाबाद में उन्होंने एक डमी कैंडिडेट उतारा कि अभय चौटाला तो स्वतंत्र है ना कहीं भी जाने के लिए। ऐसी 20 से ज्यादा सीटों पे उन्होंने फील्डिंग लगाई। लेकिन ऐसा जैसे आप ये देखिए कि महम में है, महम में दीपक हुड्डा तो कहीं भी नहीं है, सीन में ही नहीं है। तो बहुत सारी सीटों पे उन्होंने ऐसा किया है। और एक और हम बात करें रामविलास शर्मा, पहली सूची आ ली उसमें नाम नहीं, दूसरी सूची उसमें नाम नहीं, उसने पंचायत भी बुला ली। इतना बड़ा कद्दावर नेता, हरियाणा में उस पार्टी को खड़ा करने वाला, मुख्यमंत्री के कई बार सपने लिए, 1996 में लिए, बंसीलाल की सरकार तोड़ी। रामविलास जी की हालत पता क्या होगी? ब्याह में हो, टेंट लग रहा हो, गुलाब जामुन रसगुल्ले सब खा रहे हो, और कोण में पड़े एक बुढ़ा है ना, उसका परोसा भी ना पहुंचे, वो भूल जाए ब्याह में आदमी ने। बिल्कुल। तो रामविलास जी की हालत वो हो रही है। उन्होंने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, अब उनका रिटायरमेंट, उनकी फोर्सफुली रिटायरमेंट दी जा रही है उनको। और रामविलास जी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिंदगी में, लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी बाज की एक उड़ान भरना और बाकी है। बूढ़ा बाज हो गया है, दिखना भी कम हो रहा है, पंख भी ढीले हो रहे हैं। अच्छा, अब उड़ जा भाई, उड़ना चाहिए तो, पर रामविलास जी का अब लगता नहीं कोई। संदीप सिंह एसडीएम वहाँ बड़ा गजब का चुनाव चला रहे हैं, दाऊद सिंह उनके बीच में मुकाबला होने जा रहा है। हाँ, वहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो संदीप एसडीएम और रावदान सिंह के बीच में होगा, बीजेपी सीन में नहीं। तो क्या ये रामविलास शर्मा को जिस तरह से खुडे लाइन किया है बीजेपी ने, ब्राह्मण वोट बैंक पर क्या उस पर असर पड़ेगा इसका? बीजेपी की तरफ वो है, क्या वो बीजेपी छिटकेगा? रामविलास शर्मा, देखो बीजेपी एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देती, या बीजेपी ने 9 ब्राह्मणों को टिकट दे दी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ब्राह्मण समाज हरियाणा का पूरी तरीके से आइसोलेटेड है बीजेपी के पक्ष में। मतलब आइसोलेटेड गलत शब्द है, इसको कहें कि बीजेपी के लिए हरियाणा का ब्राह्मण समाज उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। सारे वोट, कोई एक्सेप्शनल हो सकता है, मतलब 10% वोट चले जाएं, ज़्यादातर वोट बीजेपी के लिए ही जाएंगे ब्राह्मण समुदाय के। तो रामविलास जी की खराब माटी कर दी, कोई बात नहीं, उससे ब्राह्मण समुदाय को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों से रामविलास जी की कोई ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं थी। भले वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, लेकिन कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स रामविलास जी ने नहीं की। वो जितने ब्राह्मणों में लोकप्रिय थे उतने वो जाटों में भी लोकप्रिय थे। कट्टरवादी नहीं, छवि कट्टरवादी छवि। वो ही एक आदमी थे जो कहते थे हम जजमानो, मतलब जाट भी खुश रहते थे उनसे, ऐसा नहीं कि वो जाटों के दुश्मन थे। रामविलास जी आदमी में कोई कमी नहीं है, पर सबका समय आता है, रिटायरमेंट लेनी होती है। बीजेपी को बड़े मजबूत संगठन वाली पार्टी कहा जाता है, और ये कहते हैं कि हाईकमान जितना पावरफुल बीजेपी का है, इतना शायद ही कभी किसी पार्टी का, कांग्रेस का कभी पहले भी नहीं रहा होगा। और एक नेता जिसकी 2019 में टिकट काट दी थी, मंत्री होते हुए, और इस बार धमकी देता है कि मेरी टिकट नहीं दोगे बीजेपी वाले, कांग्रेस से टिकट ले आऊँगा। अमित शाह से मुलाकात करवाते हैं, अगले दिन उसको टिकट देते हैं, राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से। ये बीजेपी आखिर इतनी कमजोर कैसे अपने आप को साबित करने लग रही है? लोग धमका के टिकट ले रहे हैं। देखो पता क्या है करमपाल जी, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, इसने बीजेपी के लिए या देश में एक नई चीज डाली। एक जो व्यक्ति गुरूर से भरा हुआ था ना, जिसको ये लगता था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा खुद को समझते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो गुरूर तोड़ दिया है उनका। आप देखो वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है वो साफ बता रहा है कि वो उस पद को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो बहुत दुखी हैं, अंदर से उनकी आत्मा छिन्न भिन्न टूट चुकी है। तो जब सेनापति का मनोबल डाउन हो ना, तो पूरी सेना का मनोबल गिर जाता है। तो मोदी जी एक उनको छवि 10 साल से उनकी बनाई भगवान वाली छवि,
अब उनको एक इंसान के रूप में जीना पड़ रहा है। तो वो उसका असर पूरी बीजेपी पे है। और हरियाणा में बीजेपी 10 साल सत्ता में जरूर रही, बीजेपी कोई अपना जड़ें नहीं जमा पाई यहाँ पे ना, वो यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को नहीं समझ पाई। उन्होंने बिना सोचे समझे हरियाणा में को कास्ट पॉलिटिक्स के आग में झोंक दिया था। वो थोड़ा सा यहाँ को एक बार थोड़ा समझती चीज़ों को और फिर अगर मूव कराती। आज भी 10 साल के बावजूद बीजेपी काम के बेस पे चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी अपनी टिकटों में समीकरण बना रही है। तो काम कहाँ है उनके? 10 काम नहीं गिना सकता मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी जी। और ये चुनाव ये उसी दिन लूज कर गए थे करमपाल भाई, जिस दिन मनोहर लाल जी को हटाया गया, नायब सैनी जी को लाया गया। उस दिन हरियाणा में बीजेपी ने अपनी विदाई पार्टी का आयोजन कर दिया था। क्या खट्टर के 9.5 साल के राज का असर अब भी चुनाव में दिखेगा? लोकसभा में दिख चुका है, अब विधानसभा में दिख जाएगा। लोकसभा में तो दिखाई दे गया, वो 10 से 5 आ गए, ये 0 से 5 चले गए। अब आप और देखना है, वो ट्रेलर था, फिल्म अभी आनी है। क्या नायब सैनी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद घोषणाओं पर घोषणाएं नहीं, उनके कुर्ते बहुत अच्छे होते हैं। नायब सैनी जी के जो कुर्ते हैं ना, वो मोदी जी को टक्कर देते हैं। लेकिन उनके बालों देखा उनकी लाल जैकेट और लाल कुर्ता, बालों की मेहंदी, दाढ़ी की मेहंदी, वो भी देखो है टिप टॉप है। एक बाल भी इधर से उधर नहीं होने देते हैं। अच्छा है, आदमी अपनी साज संवार पे ध्यान देना। और मीठा बहुत बोलते हैं। हाँ, नायब सैनी वो उधर की जो भाषा है ना, नारायणगढ़ साइड की, वो थोड़ी है भी मिठास उसमें। मिठास है उसमें ना। हाँ, कि वो जब वो कहते हैं मैं तो दुष्यंत को भी कह रहा हूँ थोड़ा करड़ा बोले, वो जो हंसी उनकी ही करके ना, वो थोड़ा अलग है। दुष्यंत चौटाला को यही नहीं पता भी मैं कौन सी सीट जीतूंगा। पर मैं तो दुष्यंत चौटाला को जो करना चाहूंगा भाई, थोड़ा सा करड़ा हो जाता है। एक अद्दी तेरी सीट आ जा। टिकटॉक अलग है। क्यों छोड़ना पड़ा करनाल उनको? क्या लग रहा था उनको? हार जाते ना, छोड़ते तो क्या। एक बार है ना, एक गादड़ को कहीं से 10वीं की मार्कशीट मिल गई। तो गादड़ जंगल में है ना, उसकी हवा होगी। तो उन्हें कोई मिलता, उसको बताता है अनपढ़ आदमी, देख मैं 10वीं करा हुआ हूँ। तो शेर मिला, शेर ने भी भाई पढ़ा लिखा आदमी, तो इज्जत होने लगी उसकी। एक दिन वो गांव के कुत्तों के फंस गया। तो गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ रहे और वो पुंजड़ दबा के भाग रहा है। तो वो गादड़ी भी गेल गई। गादड़ी ने बोली वो मार्कशीट दिखा दे इनकी। नोला बाज ले, अनपढ़ा के फंस रहे हैं। क्या बात है। तो करनाल में तो ये हाल होना था जी। समय रहते निकल गए हैं। लेकिन वहां अब बागियों की लाइन लगी, जगमोहन आनंद को ऐसी टिकट दे रहे हैं। जगमोहन आनंद सबसे कमजोर आदमी है वहां पे। कांग्रेस ने थोड़ी ठीक कैंडिडेट को टिकट दे दी तो हारेंगे वो इस पर। अच्छा, ठीक है। मैं एक तासीर देखता हूँ शहर की। करनाल में भतीजा रहता है, करनाल में बेटी पढ़ती है, तो वहाँ खूब जाना आना रहता है। इस बार 15 अगस्त को मैंने देखा वहाँ पे लोगों के घरों में ना, वो पंजाबी बहुल्य इलाका है, तो वहाँ पे पिछली बार 15 अगस्त को बहुत ज्यादा तिरंगे लगे हुए थे। इस बार बहुत कम तिरंगे लगे हुए थे। तो मैंने वो भतीजा, उसको प्रदीप, उसको कहा प्रदीप तिरंगों की संख्या में थोड़ी कमी आ गई है। बोले चाचू लोगों का मन उतर गया है बीजेपी से, तो ये बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के जीतते थे इस बार। तो बोले इस बार यहाँ पे हालात कमजोर है इनकी। तो भी मुझे मतलब पता चल गया था कि नायब सैनी जी करनाल छोड़ेंगे। हाँ, तो करनाल में इनकी हवा टाइट है। एक्चुअली में क्या होगा, मोटा मोटा सा बता देता हूँ चुनाव। आज बीजेपी की कोई इज्जत बचाएगा इस चुनाव में तो वो सिर्फ अहिरवाल, गुड़गांव और फरीदाबाद। इनमें से भी बहुत सारी सीटें इनकी जाने वाली, खिसकने वाली। अब कल कोई मुझे बता रहा था, पता नहीं, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा उस सूचना पे, कि सब लोग मानने बैठे हैं कि अटेली से आरती विजयी होगी, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे ठाकुर अतरलाल जो बीएसपी का कैंडिडेट है, उसकी बेजोड़ मेहनत है उस आदमी की। और अगर कांग्रेस ने भी ढंग की कैंडिडेट दे दिया तो जरूरी नहीं है आरती जीते। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि राव साहब टिकट सबको दिला लेंगे, अपनी बेटी को हरा दे। हालांकि चांसेस कम है इस बात के, पर एक क्षेत्रीय आदमी अगर मेहनत कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। तो अहिरवाल से भी कांग्रेस सीटें निकालेगी धीरे धीरे। राजा साहब का असर तो कम हो हर जगह।
आप बहादुरगढ़ से लग जाओ और डबवाली तक पहुंच जाओ, इस रोड पे जितनी टिकटें हैं, सीटें हैं, उनमें से कोई 2-4 सीटों का तो कह नहीं सकते, बाकी सारी कांग्रेस जीतने वाली है। आप इधर से लग जाओ और अम्बाड़ा चंडीगढ़ पहुंच जाओ, 5-7 सीटों की कह नहीं सकता, बाकी सारी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। ले दे के पॉकेट बच गई अहिरवाल, जिसकी 11 सीटें हैं, उनमें भी कई सीटों पे मुकाबले हैं। तो बीजेपी की हालत है करमपाल भाई ग्राउंड पे बहुत कमजोर है। एक सीट बड़ी वीवीआईपी होने जा रही है डबवाली की। आदित्य चौटाला भाजपा छोड़ के आ गए इनेलो में, और अमित सिहाग कांग्रेस से, दिग्विजय चौटाला जेजेपी से। चौटाला परिवार के, देवीलाल परिवार के 3 सदस्य आमने सामने होंगे। कैसा मुकाबला वहाँ का देख रहे हो? वहाँ पे अमित सिहाग और आदित्य देवीलाल, इन दोनों में मुकाबला रहेगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार टफ फाइट है, लेकिन चूंकि वेव कांग्रेस की है तो अमित सिहाग भारी पड़ रहे हैं वहाँ पे। दिग्विजय चौटाला जमानत बचाओ कैंडिडेट हैं, बच जाएगी तो बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ। और रणजीत सिंह चौटाला के चौटाला पोते साहब की भी जमानत बच जाएगी तो बहुत बढ़िया। रणजीत चौटाला के पोते भी आज वहाँ आदित्य चौटाला के साथ दिखे नामांकन में। कुछ दिख जाओ, कुछ दिख जाओ। जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में डिस्क्रेडिट पार्टी है। दुष्यंत चौटाला हो, उनके भाई दिग्विजय चौटाला हो या कोई और हो, अगर हरियाणा में वो किसी भी 2 सीट पे जमानत बचा जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 2 सीट पे जमानत बचा जाते हैं, हाँ, यानी खाता नहीं खुलने जा रहा है? ना, सवाल ही पैदा नहीं। खाता में तो नाम भी नहीं लिखा जाए इनका। अच्छा, टोटल पोल्ड वोटों का 6/6 हिस्सा मिलना चाहिए जमानत बचाने के लिए, मिलेगा नहीं उनको कहीं। अच्छा जी। हाँ। और इनेलो को? इनेलो की पोजीशन ठीक रहेगी इस चुनाव में। कई सीटों पे सुनने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन। जेजेपी से बैठ रहेंगे? जेजेपी से तो फार बेटर। जेजेपी उनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इनेलो एक बड़ी ताकत है इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की बातें इसलिए सिरे नहीं चढ़ पाया। आम आदमी पार्टी क्या लगता है, अलग से चुनाव लड़ेगी, कोई सीट जीत जाएगी? एक्चुअली आम आदमी पार्टी की हालत ये है कि जिसका हेडमास्टर जेल में हो तो वो मॉनिटर के झगड़े बढ़ जाते हैं आपस में ना। तो हेडमास्टर साहब तो हैं जेल में, केजरीवाल जी। तो इनका तो बड़ा जिक्र रहा था सुशील गुप्ता जी का, और इनकी तो लार टपक रही थी, क्योंकि अगर गठबंधन में 2 सीट भी इनको मिल जाती तो ये तो विधायक बनने थे। ये तो 3 सीट पे गठबंधन को राजी थे। हाँ, राजी थे। पता नहीं उन लोगों को क्या सुलझा, वो चाहते नहीं होंगे कि इनको विधानसभा में पहुंचाया जाए, तो अगले ने नहीं कराया गठबंधन। नहीं तो ये 4-5 सीटें जो कांग्रेस दे रही थी बढ़िया ऑप्शन था इनके लिए। क्या रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट है क्यों गठबंधन नहीं हो पाया? क्या कारण रहे ऐसे जिसे टूट गया? कुछ लोग दिल्ली में ये चाहते थे कि ये गठबंधन ना हो। अच्छा, कांग्रेस के या आप? कांग्रेस के भी थे और आम आदमी पार्टी के भी थे। उन्होंने होने नहीं दिया इस गठबंधन को। लेकिन यदि हो जाता तो बीजेपी हो जाता तो नुकसान, कांग्रेस को भी बहुत फायदा होना था। आम आदमी पार्टी तो जितनी भी मिलनी थी वो फायदे ही की थी। बिल्कुल। इनको 6 सीट भी दे रहे थे तो वो सबसे बेस्ट था। इनका खाता खुल जाता, हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनती, मंत्री पद मिलता किसी एक को, अच्छा अवसर था। तो क्या बीजेपी के विरोध का जो थोड़ा बहुत वोट बटेगा उससे कुछ बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं? कांग्रेस की कुछ घटेंगी सीट? बीजेपी का तो जी करमपाल जी कुछ नहीं बढ़ता लगता। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं, पर ऐसा कहेगा मजा नहीं आता चुनाव का ना। कुछ सीटों पे तो रोचक मुकाबले बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, पर है नहीं कुछ नहीं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सीट बीजेपी को मनोहर लाल खट्टर ने जहां से वो शुरू किया था ना वहीं पहुंचा दिया उल्टा। अच्छा, हाँ। तो शायद 4 थी उसमें। तो बालक वो मिट्टी का तो घर नहीं बनाते थे अब बालकपन में, और कोई अड़बा दिया के उसको लात मार जाया करता तो वो ढह जाया करता। तो बीजेपी के जो घर बनाया था 10 साल में उसको मनोहर लाल खट्टर लात मार के देते। 2009 में 4 थी, घनश्याम सराफ भिवानी, कविता जैन सोनीपत, अनिल विज अम्बाड़ा कैंट, कृष्णपाल गुर्जर। मनोहर जी का बस चलेगा ना। मनोहर जी को पूरे हरियाणा में घुमा दो आप सीटों के चुनाव प्रचार में। अच्छा, वहीं लाके छोड़ देंगे उसको। 4 पे जितना मनोहर लाल खट्टर इस चुनाव में दिखेगा ना लोगों को, बीजेपी की सीट में उसी हिसाब से कम होती है। आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा? सवाल ही पैदा नहीं। जैसे वो मजबूत कैंडिडेट है, एक जयपाल शर्मा गरोंडा से कुछ एक वोटों से आ रहे थे पिछली बार।
आम आदमी पार्टी से नहीं जीत सकते। ठीक है, कांग्रेस पे बात करते हैं। कांग्रेस ने इतने फॉर्म भरवाए, आवेदन करवाए, 20-20 हज़ार रुपये ले, 5,000 रुपये महिलाओं से, SC वालों से लिए, और 25-50 लोगों ने आवेदन किया। वही परंपरागत ढर्रे के हिसाब से वही पुराने विधायकों को, पुराने राजनीतिक खानदानों को, उन्हीं को टिकट बांट दी सारी। ये जो नए नए लड़के थे, जो जोश में थे, टिकट लेने की इच्छा थी, आवेदन कर रखे थे, वो तो कहीं है ही नहीं। सर्वे वर्वे कहाँ गए वो सारे? ना कोई सर्वे माना गया है, ना कोई आवेदन माना गया। ये कांग्रेस का माहौल बनाने में काम आया है। देखो, जब कोई सरकार आ रही हो, आप इस एक चीज को देखो कि 2019 में जैसे आज कांग्रेस में लाइन लगी हुई है, वैसे ही लाइन लगी हुई थी बीजेपी में 75 पार वाले। तो उनमें से टिकट तो 90 ही मिल रही थी, लेकिन किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। भाई 5 साल सरकार आएगी, हम काम कर लेंगे। कांग्रेस ने सर्वे का सपना दिखाया, आवेदन लोगों के कराए, अपना माहौल बनाया, और उनको बेचारों को मिला कुछ नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। इवन सर्वे के नाम पे कुछ लोग ठगी जरूर कर गए। वहाँ पे उड्डा के कोठी पे खड़ा हो जाते थे और ये ऐसे शो करते थे कि उड्डा का सर्वे ही हमने करके दिया है। वहाँ पे बहुत ठग इकट्ठे थे। अच्छा। हाँ, बहुत ठगी हुई है। तो ऐसे बहुत लोगों ने ठगते रहे, और टिकट तो फिर भी टिकट तो उड्डा ने बांटी है। उड्डा ने बांटी है। एक टिकट राहुल गांधी ने बांटी है। और कौन सी? बवानीखेड़ा से अगर प्रदीप नारवाल को मिलती है तो। और बाकी टिकटें उड्डा ने बांटी हैं। जितनी टिकटें बचेंगी वो तो टिकट देख के पता। सीटिंग गेटिंग में 3 सीटें तो शैलजा जी के विधायक हैं ही उसमें, बाकी पता चल जाएगा। उनको 10 सीटें मिलती हैं, 11 मिलती हैं, कितनी। ये एक खबर वायरल हो रही थी कुमारी शैलजा के बारे में। फेक थी वो खबर। फेक थी खबर ना? वो खबर जब ये 4 साल पुरानी है एक्चुअली खबर। अच्छा। जो वो अध्यक्ष थी जबकि, उसमें पकड़ा वो एक खबर इसलिए गई क्योंकि वो जो उस आदमी एंकर दिख रहा है, उस आदमी को NDTV में जाए भी 3-4 साल वाली है। और लोगो उस पर न्यूज का था, नेशनल का था। तो वो फेक थी वो। चुनाव में ऐसी बहुत खबरें आएंगी। बहुत खबरें। अभी पीछे एक खबर नहीं चली हुई थी, हुड्डा पार्टी छोड़ेंगे, नई पार्टी बनाएंगे। ये बीजेपी का मतलब, कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो बीजेपी वाले क्या खाली बैठेंगे? वो भी करेंगे। ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगो हिसाब जो यात्रा चलाई थी, उसने भी काफ़ी माहौल बनाया। और दीपेंद्र हुड्डा, जितने भी कांग्रेस के विधायक थे अभी, सारे ये कह रहे थे कि भाई उनसे मुख्यमंत्री को उसको देखना चाहते हो। सब दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे थे। क्या कौन दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है ये मायने नहीं रखता है। भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं कि दीपेंद्र मुख्यमंत्री बने। अच्छा। और ये सच है, हरियाणा में CM फेस के 2 ही चेहरे हैं आज के दिन कांग्रेस में। पहले नंबर पे दीपेंद्र हुड्डा और दूसरे पे कुमारी शैलजा। यही 2 चेहरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी CM पद की रेस में नहीं है। अच्छा। वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप चुके हैं। उनका कोई मतलब नहीं। क्या हाईकमान कांग्रेस बना देगा दीपेंद्र को? हाईकमान का खुट्टा कितना मजबूत है ये देखे ना। जिस आदमी ने टिकट बांटनी है वो तो अमेरिका बैठा है। चलो ठीक है। अब ये नॉन सीरियसनेस ठीक नहीं है। कांग्रेस की नॉन सीरियसनेस देखो कि जिस प्रदेश में उनकी सरकार बनने की संभावनाएं हैं, उस सिचुएशन में राहुल गांधी जैसा आदमी अपनी पार्टी की 90 टिकटों के लिए 90 मिनट नहीं दे पाया। नहीं, राहुल गांधी टिकट छोड़ दीजिएगा। क्यों नहीं देगा? अजय माकन देंगे, KC वेणुगोपाल, भूपेंद्र हुड्डा है, ये स्क्रीनिंग कमेटी पूरी। कैसी स्क्रीनिंग कमेटी भाई? कैसी स्क्रीनिंग कमेटी? टीम काम करेगी ना। क्या टीम? तो टीम ये काम कर रही है। टिकट नेता बांट रहे हैं। उसको तो 90 हल्कों के नाम नहीं पता होंगे। पता होने चाहिए ना। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसको 90 नाम पता नहीं है, फिर काहे का प्रधानमंत्री बनेगा वो? भाई आप पार्टी को चला रहे हो। वो 10 लोकसभा के नाम तो याद रख लेंगे। नहीं, क्यों विधानसभा क्यों नहीं रखेगा? 90 नाम याद करने में कितनी देर लगती है? एक प्रोसेस था। इन्होंने कहा था हम सर्वे कराएंगे, तो सर्वे करा लिए जी। इन्होंने 4 सर्वे कराए। इन्होंने नेताओं की जिम्मेदारी लगा रखी थी अपने इंडिविजुअल संगठन की। तो राहुल गांधी कहते 1 नंबर सीट भाई फलानी, इस पे सर्वे की रिपोर्ट दो मेरे को। सर्वे देखिए, ये कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं इसको, नाम है करमपाल गी। उस पे हुड्डा साहब की तरफ देखते, हुड्डा साहब कहते जी ठीक है। शैलजा जी की या जिसकी तरफ भी देखते, थोड़ा वाद विवाद होता तो 2 नंबर वाला जी, 2 नंबर वाला ज्यादा मजबूत पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी है, उनमें टिक करते, दे दो भाई टिकट इसको। उस आदमी तो कराए कुछ नहीं। लेकिन यार एक दिन आधे घंटे के लिए एक मीटिंग में आया, मैं मतलब वो नहीं कर रहा यार। हमें एक पत्रकार के रूप में अंधा नहीं बनना है। लेकिन पिछले 5 चुनाव का आप इतिहास उठाओगे
तो कांग्रेस हमेशा लास्ट के 24-48 घंटों में टिकट बांटती है, उसकी परंपरा रही है उस पार्टी की, ऐसे ही बांटती है वो। बांट देते, हाँ, डिसाइड करके पॉलिथीन में बंद करके साइन करके चला जाता, बांट देते 11 तारीख को रात को। किसने रोका था? डिसीजन आप ये देखिए, अख्जा माकन के घर पे भीड़ लगी हुई थी, बाबरिया के घर पे भीड़ लगी हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा के घर पे तो मेला लगा हुआ था, शैलजा के घर पे भीड़ लगी हुई थी, लोग नेताओं के पास पहुंच रहे थे टिकट मांगने। इन जो 2500 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, उनको मतलब थोड़ा सीरियसनेस तो दिखाने की जरूरत थी ना, कि भाई हमने चर्चा करी है, हमने चर्चा करी है। सीटिंग गेटिंग का एक फार्मूला था, आप कह देते भाई इन सीटों पे आवेदन मत करना है, हम सीटिंग गेटिंग है, हम देंगे हमारे विधायक को, ठीक है, बिल्कुल। वहां के लोगों को पागल बना दिया। तो बेवकूफ बीजेपी नहीं, बेवकूफ कांग्रेस भी बनाती है, कांग्रेस भी बना रही है। हमें अंदर नहीं बढ़ना है, ठीक है, उसके पक्ष में माहौल बन रहा है बस एक। भाई ये माहौल और मैनेजमेंट का चुनाव है करमपाल भाई। माहौल कांग्रेस का है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का, अगर मान लो टफ फाइट हो और राहुल गांधी नू भाग जाए तो मध्य प्रदेश वाला हाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला हाल हो जाएगा। भाई जो पार्टी, जो आदमी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसको यार अपने चुनाव क्षेत्र में जब किसी स्टेट में सरकार, वो सीरियस होना चाहिए। तो क्या मोदी ने भी इतना टाइम दिया है फिर बीजेपी की? मोदी इससे ज्यादा टाइम देता है। आप 90 हल्कों में एक ही मीटिंग तो की है मोदी ने भी। इस बार तो सरकार नहीं बन रही ना, इस बार तुमने बी राय क्यों है? अच्छा, मोदी को पता है जब सरकार बन रही होती है तो टाइम देता है। अब तो पता है उसको, उनकी आईबी की रिपोर्ट फलाने पता है, उन्होंने तंबू पाट लिए हमारे। लेकिन अगर हरियाणा में संभावनाएं होती सरकार बनाने की तो वो टाइम देते उसमें। ठीक है, चलो आप दो आपने नाम कहे मुख्यमंत्री रेस में, दो नाम हैं, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा। रणदीप सुरजेवाला की क्या पोजीशन है कांग्रेस में? बहुत ही खराब पोजीशन है, उनका सितारे थोड़ी गर्दिश में है अभी। 45 साल में हरियाणा कांग्रेस में सुरजेवाला परिवार पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी से बाहर हुआ है। पहले उनके पिताजी शमशेर सुरजेवाला स्क्रीनिंग कमेटी थे, फिर रणदीप सुरजेवाला रहते थे। पहली बार सुरजेवाला को स्क्रीनिंग कमेटी में ही नहीं लिया गया। राजनीति में करमपाल जी उतार चढ़ाव चलते रहे। राहुल गांधी के इतने खासम खास हुए, दिल्ली दरबार में बैठे, वो चुगल बहुत होते हैं वहां पे। राहुल गांधी के खास वही बनता है जो चुगलखोर होता है, और उस चुगलखोर को रिप्लेस भी दूसरा चुगलखोर करता है। नेता कान के कच्चे होते हैं, तो जब तक रणदीप जी की चली रणदीप जी रही, जब दूसरे का दाव लगे तो दूसरा आ गया। जब तक रणदीप मीडिया विभाग के प्रमुख रहे तब तक क्या राहुल की छवि अच्छी तरह नहीं उभर पाई, इसीलिए उनको हटाया? राहुल की छवि किसी ने नहीं उभारी। राहुल की छवि राहुल ने उभारी है। राहुल की छवि इसलिए उभारी है, लोग भगवान से तंग हो गए थे, और राहुल देखो, राहुल को मोदी जी ने जिंदा रखा है। जब भी इस देश में मोदी का विकल्प कोई तलाशेगा तो वो राहुल में दिखाई देगा। नहीं, अकेले उसमें भी राहुल सड़क पे भी निकला है भाई, पैदल नापा है उसने, पूरा देश को नापा है उससे। मोदी जी अपने कपड़ों से बाहर नहीं, अकेले मोदी ने नहीं किया, उसने खुद की मेहनत करी है, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। आज अगर राहुल की छवि निखरी है तो राहुल की मेहनत है और मोदी का डाउनफॉल है, दोनों फैक्टर हैं। 3-4 सीटों की चर्चाएं पूरा हरियाणा करेगा, और हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर, और हरियाणा से बाहर विदेशों में भी जो रह रहे हैं उन देशों के लोगों में भी रहेगी। एक सीट तोसाम की, बंसीलाल का पोता और पोती। बंसीलाल का बड़ा बेटा रणबीर महेंद्रा का बेटा अनिरुद्ध चौधरी, और सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी। आमने सामने एक बीजेपी, एक कांग्रेस। कैसा माहौल तोसाम का देखते हो? आप तो भिवानी जिले से कनेक्ट हो। तोसाम का माहौल कनेक्ट हूँ, और तोसाम से तो जमा डायरेक्ट कनेक्ट हूँ। आपका हल्का तोसाम ही है ना? आसी है, आसी है, ठीक है। लेकिन तोसाम अपने गांव से 15 किलोमीटर, और सब जानते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग। तोसाम में बहुत टफ मुकाबला है। किरण चौधरी और उनकी बेटी लोगों से गिड़गिड़ा रहे हैं समर्थन। अच्छा, हाँ। तोसाम में एक्चुअली में क्या है, चोई बंसीलाल के नाम पे ये लोग हमेशा चुनाव जीतते रहे, और वहाँ पे पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। ये रहती तो है नहीं वहाँ पे बेटी, तो महीने में एक चक्कर लग गया, 2 महीने में लग गया, 6 महीने में लग गया, ये इस तरह जाती हैं वहाँ पे। तो 10 साल से एक वैक्यूम बना हुआ था इनका, और अब हालत ये है कि पहली बार तोसाम में आज तक के राजनीतिक इतिहास में, तोसाम में 1952 से लेके पहली बार ऐसा होगा कि एक परिवार के 2 नुमाइंदे के आगे चुनाव में। हालांकि सुरेंद्र सिंह
और रणवीर महिंद्रा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था आमने सामने, लेकिन उस समय कांग्रेस की हालत ही पतली थी। बिल्कुल। लेकिन इस बार तो कांग्रेस की वेव बनी हुई है। बिल्कुल। दूसरा, जो वहाँ का मतदाता है वो ये भी एक फैक्टर रहेगा, वो ये देख रहा है कि सरकार किसकी बन रही है। वे 10 साल तो किरण चौधरी के चक्कर में पीछे निकल गए, अब अगले 5 साल बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, तो वो जो मतदाता का जो कंफ्यूजन है तो सामने वो इस बार हार जीत तय कर। क्या कंफ्यूजन है अभी? बहुत जबरदस्त। एक तरफ से आप कह रहे हो कि उसको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, फिर कंफ्यूजन क्यों है? वोट बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, ऑलरेडी बंसीलाल परिवार को वोट देते आ रहे हैं। बंसीलाल परिवार में किरण चौधरी थी, लेकिन अब जो बंसीलाल परिवार के नाम पे जो वोट मिलता था, अब वो तो कंफ्यूज है ना, किरण चौधरी श्रुति चौधरी को दूं या अनिरुद्ध चौधरी को वोट दूं। अनिरुद्ध चौधरी को वोट दूं तो क्या फायदा हो सकता है, किरण श्रुति को वोट दूं तो क्या फायदा हो सकता है, फिर उसे सरकार किसकी बन रही है। अनिरुद्ध का कैसा कनेक्शन है लोगों से? अनिरुद्ध का कनेक्शन अभी तक तो था बारडा से, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जब ये किरण चौधरी भाजपा में गई हैं, तभी से भूपेंद्र हुड्डा ने उनको बोल दिया था कि टिकट हम आपको तोसाम से दे रहे हैं। तोसाम में अगर ये जो कमल सिंह जी हैं, संजीत ख्यालिया है, हाँ कमल प्रधान, ये लोग अगर अनिरुद्ध चौटाला के साथ, अनिरुद्ध चौधरी के साथ, अनिरुद्ध चौधरी के साथ अगर इनका तालमेल बन गया, किसी तरीके से अनिरुद्ध इनको मना लेते हैं, तो तोसाम में फिर बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है। तोसाम के अलावा एक चर्चा रहेगी चौधरी छोटूराम के नाते वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, और उनके सामने दुष्यंत चौटाला है, हालांकि वो सीन में नहीं है। बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को उतारा है, एक निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया आए हैं वहाँ पर। उचाना का चुनाव कैसा देखते हो आप? देखो, उचाना के चुनाव में जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार को कहते हैं सर्वाधिक जरूरत पड़ती है, तब उचाना से नहीं जीतते हैं, वो एक फैक्टर है ही ये। यस। लेकिन अब ब्रजेंद्र आए हैं और कांग्रेस में उस समय आए थे जब बीजेपी की वेव दिखाई दे 400 पार दिखाई, तब वो कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस की सरकार बनती हुई लोगों को दिखाई दे रही है कि ये फैक्टर है। दुष्यंत चौटाला चलो मान लो सीन में नहीं है, वीरेंद्र घोगड़िया हो या देवेंद्र अत्री हो, किसी ने मुझे कल ही मैसेज कर रखा था देवेंद्र अत्री मजबूत कैंडिडेट है, तो मुकाबला तो किन्हीं दो में रहना है, पर चूंकि लहर हवा थोड़ी सी कांग्रेस की है, उसका फायदा ब्रजेंद्र को कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरा, ये जो पुराने राजनेता है ना, इनको सारे राह घाट पता होते हैं, मनाने के भी, धमकाने के भी, पुचकारने के भी, सपने दिखाने के भी, तो इसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का कोई सानी नहीं है। तो वो जब बेशक कुछ भी माहौल दिखता हो, मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो लाइन पे ले आएंगे, अपनी ले आएंगे। पुराना अनुभव है चुनाव लड़ने का। लास्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या उसके परिवार ने जीत दर्ज की तो वो हजारों में जीत गए हों, वो थोड़े से वोटों से ही जीतते हैं हमेशा ही। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ आदमपुर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वहाँ जीती, जेपी वहाँ जीते, बीजेपी हारी। और इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई खुद आ रहे थे लोकसभा चुनाव में, और अपने हल्के से भी आ रहे थे, लोकसभा चुनाव भी आ रहे थे। अब क्या लगता है कि 3 महीने पहले वहाँ देखो, कुछ सीटें ऐसी हैं करमपाल जी जो गिफ्ट में दी जाती हैं। ये बुरा मानने की बात तो है नहीं। वैसे हरियाणा में राजनेताओं के परिवारों के बीच में एक कहावत है कि चिढ़ती बेल नहीं काटा करते। तो आदमपुर में टिकट विपक्षी पार्टी भी उसी को देती है जो कुलदीप बिश्नोई चाहता है, ऐसा कहा जाता है। आदमपुर में अगर टिकट प्रदीप बेनीवाल को मिलती है या डॉक्टर संजय जौहर को मिलती है या कोई और बिश्नोई कैंडिडेट को मिलती है, तो आप ये तय मानना कि इस बार चुनावी नतीजे कुछ और होने वाले हैं। अच्छा। हाँ, अगर आदमपुर में टिकट डॉक्टर चंद्र प्रकाश को मिलती है तो 30,000 वोटों से 40,000 वोटों से भव्य बिश्नोई का फिर से विधानसभा पहुंचना तय है। और ये भी इसके साथ तय कर लेना कि ये टिकट कुलदीप ने दिलवाई है, क्या कि इसको दे दो। ऐसा हो जाता है क्या? चल जाती है इनकी? हमेशा ही चलती हैं। अच्छा। बहुत जगह पे चलती हैं। हरियाणा की 40% सीटें विधानसभा की नेताओं के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें। बड़ी बात कह रहे हो। ये आपस में इनकी सेटिंग है। ये एक दूसरे के बच्चों को नहीं हराया करते, उनको जीतने देते हैं। गब्बर अनिल विज, चित्रा सरवारा के साथ मुकाबला उनका तय है इस बार। पिछली बार चित्रा निर्दलीय लड़कर भी अच्छे वोट ले पाई थी। कैसा देखते हैं बीजेपी ने? माहौल वहाँ पे कांग्रेस का है। हाँ।
और अनिल विज जी की जो हालत बीजेपी ने करी है वो उनको बहुत नुकसान कर रही है वहाँ पे। दूसरा आदमी बहुत बार बन लिया, हालांकि कनेक्टिविटी अच्छी है, जमीन पे पकड़ है उनकी, पर इस बार लगता है अगर चित्रा को टिकट देंगे ये तो जीत सकती है। मतलब हार जाए अनिल विज कोई बड़ी बात नहीं, पर जीत भी सकते हैं। सबसे आखिर में एक टिप्पणी चाहूँगा मैं आपकी, बहुत सारे नेताओं को टिकट नहीं मिली इस बार जब बीजेपी की, और हमने देखा कविता जैन से लेकर बहुत सारे नेता, बौणखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि और आपके कौशिक जी यहाँ बहादुरगढ़ से, आंखों से आंसू निकलते दिखे इनके। इन नेताओं के आंसुओं पर क्या कहोगे अब टिकट ना मिली तो? एक है ना, बच्चा कमजोर था पढ़ाई में, तो उसके बाबू ने बोला यार तू पास हो जाइए, बोला पापा नकल मरानी पड़ेगी जब पास होऊंगा। तो उसको सारी पर्ची फेंकी सारे सवालों की, तो बोले बेटा ठीक कराया पेपर, बोला पापा मैं सारा पेपर बढ़िया कराया, बस एक चीज में दिक्कत आई, बोले कि बोला वो नु हाथ था ना सवाल का वो ठीक नहीं बना। कुंजी में पहले हाथ होते थे इम्पोर्टेंट सवाल के आगे ना। तो जब किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मूवमेंट था राकेश टिकैत का रोना, उसके बाद किसान आंदोलन ही पलट गया पूरा। तो राकेश टिकैत के रोने को इन नेताओं ने ये मान लिया कि हमारे भी काम आ सकता है, ये कॉपी कर रही है उसको। गजब का कनेक्शन। ये सोच रहे हैं कि हम भी रो लेंगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सच्चाई ये है इनकी जिनकी भी टिकट कटी है ये इसी लायक थे। बिल्कुल सही कट गई इनकी टिकट। भाई कविता जैन आप 3 बार एमएलए रह लिए, मंत्री रह लिए, ऐसा कौन सी समाज सेवा बाकी रहेगी जो तू ना कर पाई? भाई इतनी अगर भले होते या तारे कर्म इतने अच्छे होते तुम्हें कौन हराता? बिल्कुल। तो ये ठीक बार हो रहे हैं, जो जा रहा है उसको जाने दो, कुछ नई हवाएं को आने तो एक सवाल बिल्कुल चलते चलते, दादा रामकुमार गौतम ने स्पीडो पहुंचते ही पहले भाषण में कह दिया भाई जो मेरे को टिकट नहीं देगा उसका बीज नहीं जम। दादा गौतम पे भी एक चुटकुला है। सुना। एक बाबा था, उस बाबा के लग रहे थे दस्त, तो बाबा के गुरु ने बता रखा था भाई जब कभी दस्त लगे क्या तो थोड़ी अफीम चाख लेना, नहीं तो चावल मूंग की खिचड़ी खा लेना। तो ना जोड़ा मात मारा नहीं मिली, एक घर में चला गया, पहले कच्चे घर होते थे, तो बोला माई दस्त लग रहे हैं खिचड़ी बना देगी? बोले हाँ बाबा बैठो बना लूँगा। वो खिचड़ी पहले हरे बना रही थी, टाइम तो लगेगा खिचड़ी, तो बाबा उड़ा बैठ गया और उनके घर का नहीं देखने लग गया। तो पहले है ना कच्चे ओटड़े होते थे, कोई दीवारें कैसे भी निकाल, तो जो गेट था ना वो एक तो बीड़ा होता, बहुत बीड़ा, एक ही आदमी मतलब उसमें। पापा देखते, पापा सोचे कि यार इनका कोई मर गया तो अर्थी कुकर काटेंगे, दिमाग में पता नहीं कैसा विचार आ जाए। सोचता रहा, वो खिचड़ी बन के आई तो वो उसमें ले रही थी अपने डेगची में खिचड़ी। नोला बाबा खिचड़ी कड़े गालू, नोला खिचड़ी तो गाल दी बेटी, यो तारा कोई मर गया तो इसमें अर्थी कुकर काटोगे? वो जिसकी खिचड़ी खा हुआ उसने उल्टा बोला है। तो वो इतनी छोम थी, उसने बाबा की खिचड़ी जोड़ी में गाल दी। अब गरम खिचड़ी यार कर्म पर वो जोड़ी में ले रहा, पानी टपका नीचे, तो तेरे पर कहा होता, बोला नमो नारायण बाबा जी यो जोड़ी में तो क्या टपका है? नोला भाई वो मेरी जुबान का रस टपका है। तो नारनून तो रामकुमार गौतम पहुंच गया उचाना थोड़े सफेदों, अरे सफेदों में उसकी जुबान का रस टपकने लग रहा है। नतीजा 8 तारीख ने मिलेगा। 8 तारीख में लोग दादा की घी बांध देंगे। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया बातचीत करके। और धर्मेंद्र भाई का यूट्यूब चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, विशुद्ध राजनीति का प्लेटफॉर्म, आप उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें जो बातें धर्मेंद्र भाई ने कही है। और मुझे लग रहा है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, मजा आएगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद, नमस्कार। अब बैठा रहा 1 मिनट, मैं इसका इंट्रो बता, इंट्रो शुरू सही था वो इंट्रो ना, यू ठीक है, दोबारा करांगे इंट्रो। नहीं सही था वो। मैं भाई इंट्रो करता हूँ बस बेटा।